सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए तो सोचा कि चलो इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर उठा लेते हैं, और ये वीडियो होने वाला है वन शॉट। पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब बाकी चीज़ें तो जो एक्सप्लेन करते टाइम मेरे दिमाग में आएगा वो तो मैं बोलूँगा ही, तो देखते हैं कितना लंबा होता है, मुझे भी नहीं पता। तो वैसे आपको पता चल गया होगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है इनका और ये क्यों लाया गया। थोड़ी खराश हो गई है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी एक तरीके से चल रही है। कभी कभी गवर्नमेंट को ये लगता है कि जिस तरह से चलना चाहिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाती है, कुछ नए नियम कानून बनाती है। तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो वैसे ही हमारे देश की सरकार ने 1991 में इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाए, और ये चेंजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का जो ग्रोथ है इसमें इस रिफॉर्म का बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो बच्चों, जैसे कि देश जब आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, उसके बाद से लेकर हमारे देश में जो सरकारें रहीं उन्होंने ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखा था इकोनॉमी के ऊपर। जैसे दूसरे देशों से जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर बिजनेस करें तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम कानून थे। इंडिया में भी अगर आपको बिजनेसेस करने हैं, कंपनियां चलानी हैं, नई कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लाइसेंस वगैरह लगते थे। बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, और कई लोग इस वजह से बिजनेस करते ही नहीं थे। अब गिने चुने लोग बिजनेस करते थे, गिने चुनी कंपनियां थीं, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लंबे समय तक हमने खींच लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, 1991 आते आते हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आ गई। एक तो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ही नहीं होता था देश में, तो दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, ये एक प्रॉब्लम था। मंगाने पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो हमको बहुत से कम चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता था। 1991 के दौर में ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारे पास था नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे देश को चलाने के लिए। ऊपर से जो हम लोन लेते थे वर्ल्ड बैंक या ऐसे एजेंसीज से, उनसे हमको लोन भी नहीं मिल रहा था। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब थी। आज भी अगर बैंक्स किसी को लोन देते हैं तो पहले उसका इकोनॉमिक स्टेटस चेक करते हैं, भाई ये भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, इसके खर्चे क्या हैं, पूरा एनालाइज कर लेता है ना जब बैंक, तब हमको लोन देता है। तो उस टाइम सोचो हमारे देश की ऐसी हालत हो गई थी कि जो वर्ल्ड बैंक और ये सब एजेंसीज हैं वो हमें लोन तक नहीं दे रहे थे। तो हमारे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि भाई अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमें इकोनॉमी में बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, और उन रिफॉर्म्स के तहत 3 स्टेप्स लिए गए। ये 3 बहुत बड़े स्टेप्स, नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन सब का मीनिंग, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। अब उस समय जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप जानते हैं इनको, मनमोहन सिंह थे। ये लगभग इंडिया में हमारे यहाँ 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे। अभी जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो जब ये आया, जब ये रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें इन दोनों जन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ऐसा माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के ये दोनों जन। अच्छा, फिर आती है बात इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मेरे ऊपर। लिबरलाइजेशन क्या है? तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इनकम डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, ठीक है,
जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, कंट्रोल्स लगा रखे थे, उन रिस्ट्रिक्शंस में, उन कंट्रोल्स में कमी करना, ढीलापन देना, इसको कहते हैं क्या? लिबरलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था। पहले तो जल्दी कंपनी खोलने नहीं देते थे, कंपनी खोली तो उसमें बहुत सारे चेक्स होते थे, ठीक है, आप इतना ही सामान बना सकते हो, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे नहीं, यही सामान बना सकते हो, ये वाला सामान आप बनाओगे ही नहीं, ठीक है, आप ये साबुन बनाओगे लेकिन आप डिटर्जेंट नहीं बनाओगे, वगैरह वगैरह 75 तरह के नियम थे। तो वो सारे जो नियम थे उन सब नियम में छूट देना शुरू किया गवर्नमेंट ने। प्राइवेट सेक्टर्स को खुल के ग्रो करने के लिए छूट दिया कि भाई आप हर तरह का बिजनेस करो, बिजनेसेस खोलने का मौका मिले, लाइसेंसेस लेना कम कर दिया, ये सब चीज़ों को किया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन। अब उसमें कुछ स्टेप्स लिखे गए कि लिबरलाइजेशन में किया क्या क्या गया था। देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज, ठीक है, 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया था अभी भी, ठीक है, 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया और बाकी सबको छोड़ दिया गया कि भाई अब खुल के बिजनेस करो। ये 18 इंडस्ट्रीज जो थी ये बहुत क्रूशियल होंगी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे माइनिंग एक्टिविटी करती हैं, पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड कंपनियां होंगी, हजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल करते होंगे, खतरनाक केमिकल्स यूज होते होंगे, डिफेंस का मटेरियल बनाने वाली कंपनियां होंगी। ऐसे 18 इंडस्ट्रीज को अभी भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन में ही रखा था, उनको फ्री नहीं किया था। इनके अलावा बाकी सारे तरह की इंडस्ट्रीज के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। परमिशन जो पहले जरूरत पड़ती थी कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप कंपनी नहीं खोल सकते, लोगों को छूट दे दी गई कि आप कंपनी खोलो, छोटे मोटे स्केल पर चलाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा तब परमिशन का देखेंगे, ठीक है, इस तरह का छूट दे दिया गया। फिर एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, इन तीन को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के लिए सभी एजेंसीज खोल दी गई, सभी सेक्टर्स खोल दिए गए। मतलब आप रेलवे का काम प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती, एटॉमिक एनर्जी से एटॉमिक एनर्जी बनाना, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना, ये सब चीज़ों में प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। डिफेंस का जो सामान बनाना है उन सब में भी, जैसे आर्मी को, एयरफोर्स को, सबको जो जरूरत पड़ती है, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी सब का काम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अब कर सकती थी लिबरलाइजेशन आने के बाद। तीसरा क्या किया गया? ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड। हर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता था, ठीक है, पहले बोला परमिशन लेना कि भाई परमिशन देगी गवर्नमेंट तब बनाओ, परमिशन दे दिया बनाओ तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सब लो, तो वो भी हटा दिया गया लिबरलाइजेशन में कि अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, आप बिजनेस करिए, बड़े स्केल पर आएगा तब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। हालांकि आज देखेंगे, अगर आप आज के करंट सिचुएशन को देखेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे तो बहुत कुछ अलग मिलेगा। ये शुरुआती दौर में किया गया था, 1991 में जो किया गया था हम उसकी बात कर रहे हैं। आज बहुत अलग हो चुका है क्योंकि लंबे समय तक बहुत सारे चेंजेस लाए गए इकोनॉमी में और आए दिन आजकल चेंजेस आते रहते हैं। तो इसकी बात करें हम कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, वो हटा दिया गया था लिबरलाइजेशन में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट परमिशन लेना, कौन सी? जो कंपनियां पॉल्यूशन नहीं करती या हजार्डस नहीं है एनवायरमेंट के लिए, मतलब कोई खतरनाक केमिकल नहीं बनाती, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ऐसे बनाने वाली कंपनियां हैं अगर, तो उनके लिए तो अभी भी आपको परमिशन लेनी है। लेकिन उनके अलावा मान लीजिए आपको अगरबत्ती बनाना है, आपको पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, टेक्सटाइल कंपनी चलानी है, ठीक है, तो इसमें बहुत हजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसी कंपनियां आप बिना गवर्नमेंट परमिशन के भी खोल सकते हैं, ऐसा ला दिया गया नियम। तो ये 4 बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए लिबरलाइजेशन में। फिर ये स्टेप्स लेने की वजह से क्या फायदे हुए? एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाल दिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। अब पिक्चर्स क्या है ना, बहुत कुछ बोलते हैं, पिक्चर्स देख के ज्यादा चीजें याद रहती हैं। अब ये क्या दिख रहा है? कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट व्हिच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर को खुलकर ग्रो करने दिया गया, जाओ बिंदास बिजनेस करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इस तरह का सिस्टम चलाया गया प्राइवेट कंपनियों के लिए। तो प्राइवेट कंपनियों ने जमकर ग्रोथ किया, खूब सारा प्रोडक्शन बढ़ा इंडिया में, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेशियस। इम्पेशियस मतलब बढ़ावा मिलना, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा मिला, ठीक है।
और क्या हुआ, देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक, तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया हमारा, मतलब दुनिया के साथ हम ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने लग गए। पहले थोड़ा बहुत सामान बेचते थे, थोड़ा बहुत खरीदते थे, अब ज़्यादा सामान बेचने लग गए, ज़्यादा सामान खरीदने लग गए, तो ज़्यादा सामान का एक्सचेंज होने लग गया, पैसे का भी खूब सारा एक्सचेंज होने लग गया। जब खूब सारे पैसे का एक्सचेंज होता है, खूब सारे प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, तो इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई लिबरलाइजेशन आने की वजह से। ठीक है, तो ये लिखा हमने ग्लोबल ट्रेड, देख रहे हैं आप बड़े बड़े कंटेनर शिप पे जा रहे हैं, तो ये ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया। तीसरा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी देश को कोई सामान बेचते हैं, तो वहां से हमें पैसे जो मिलेंगे वो रुपीज में नहीं मिलेंगे, उस देश की करेंसी में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यूएस की अगर हम बात करें, अगर हमने यूएस को कोई सामान बेचा, तो यूएस हमें पेमेंट किस में करेगा, डॉलर्स में करेगा। किस में करेगा, डॉलर्स में। वो डॉलर्स आकर हमारे यहाँ रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम वो डॉलर अपने पास स्टोर करके रखें, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यूएस को सामान बेचा और वहां से डॉलर मिल गया, मुझे डॉलर रख लिया मैंने। अब मुझे ब्रिटेन से कोई सामान खरीदना है, तो इंटरनेशनल करेंसी क्या है, डॉलर है, तो मेरे पास डॉलर आ गया, तो मैं सीधा डॉलर में पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास जमा हो जाता है ना, तो इसका बहुत फायदा होता है ग्लोबल ट्रेड करने में। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और देश से सामान अगर खरीदना है ना, तो अपने आप का रुपया आपको पहले उस करेंसी में, उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है और फिर देना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो, जैसे ज़्यादातर देशों का, जैसे यूएस वगैरह है, यूके है, इनके करेंसी की वैल्यू हमसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी अगर डॉलर की बात करें हम, तो जो $1 है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, 80 से 82 रुपीज़ तक चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मान लो अगर 80 रुपीज़ है, तो अगर मुझे यूएस से मैंने कोई सामान खरीदा, तो मुझे उसे $1 देना है, तो मुझे अपने पास से 80 रुपये लगाने पड़ेंगे, तो वो $1 में कन्वर्ट होगा और तब मैं उसको पेमेंट करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास पहले से ही डॉलर है, ठीक है, तो मैं सीधा $1 उठा के उसको दे दूंगा, मुझे अपने पास से 80 रुपये जो मेरे मार्केट से जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, डॉलर टू डॉलर पेमेंट हो जाएगा। तो इसका फायदा होता है किसी भी देश को। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया हमारे देश का जब हमने ग्लोबल ट्रेड बढ़ाया, इसलिए देख रहे हो ये डॉलर दिखाया कि भाई ये भी हमारे पास बढ़ गया। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज्ड। ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज आ गई मार्केट में, जम के प्रोडक्शन होने लग गया, नई नई कंपनियां आने लग गई। कंपनियां आएंगी तो जाहिर सी बातें बड़े शहर बनेंगे, शहर बनेंगे तो शहर में रहने के लिए लोगों के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हर चीज़ इंप्रूव होने लग जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ब्रिजेस, रेलवे, सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग गया। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं हमारे लिबरलाइजेशन के। ठीक है, अब देखोगे ना आप, तो बाकी आगे वाले भी है ना, बहुत कुछ मिलते जुलते ही लगेंगे आपको, खुद बना के भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन में अब क्या है भाई, हर चीज़ का फायदा और नुकसान दोनों होता है। किसी चीज़ से कुछ फायदा मिला तो नुकसान भी तो होगा ही। तो नुकसान क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली होता है एक अकेले की दादागिरी होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकेला ही साबुन बनाता हूँ, झंडू साबुन, ठीक है, अब अगर मैं ये साबुन बनाता हूँ, बाकी मार्केट में कोई साबुन बना ही नहीं रहा है, तो पहले मैं ये साबुन 5 रुपये का बना के बेच रहा था, लोगों को 5 रुपये में लोग खरीद रहे थे, कोई और कॉम्पिटिटर है नहीं। मेरे पास आज एक छोटी सी गाड़ी थी, मैंने सोचा मेरे को रोल्स रॉयस खरीदनी है भाई, पैसा खूब सारा चाहिए मेरे को, तो मैं कैसे कमाऊँ। तो मैंने क्या किया पता है, वो 5 रुपये का जो साबुन था ना, मैंने सीधा 15 रुपये का करके बेचना चालू कर दिया। अब पब्लिक आ गई टेंशन में। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर होता मार्केट में, ठीक है, तो वो भाई दूसरा साबुन खरीदते लोग उसका, मेरा नहीं खरीदते। लेकिन कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मैं अकेला बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ही साबुन बनाता हूँ खाली, तो लोग थक हार के झंडू साबुन ही खरीदेंगे, उसी से नहाएंगे बेचारे, भले 15 रुपया देना पड़े, तो खूब सारा पैसा आएगा मेरे पास। तो मेरा तो फायदा हो गया, लेकिन लोगों का तो मैं नुकसान कर रहा हूँ। तो मोनोपोली होने की वजह से आम पब्लिक को नुकसान होता है। ठीक है, लोग मनमाने तरह से बिजनेस करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, वो हम रोक नहीं पाए। ठीक है, लिबरलाइजेशन होने के बावजूद मोनोपोली का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाए। अभी भी कुछ कुछ बड़ी कंपनियां जो थी इंडिया में, वही बिजनेस को कंट्रोल करती थी, छोटी कंपनियों के पास पावर्स नहीं आ पा रही थी। फिर क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हम उतना ग्रोथ नहीं कर पाए, पीछे रह गए। ठीक है, फिर इनकम में डिस्पैरिटी बढ़ गई। ठीक है, डिस्पैरिटी क्या होता है,
जैसे किसी के पास खूब पैसा आ रहा है, किसी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो दो जन के बीच में इनकम का जो गैप है वो गैप और बढ़ गया, मतलब अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब हो गए, तो दोनों के बीच का गैप ज़्यादा क्रिएट हो गया इसकी वजह से। फिर क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब हुआ यूं कि लिबरलाइजेशन तो किया हमने कि हम खूब सारा प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे देशों को बेच के पैसा कमाएंगे, कमाया भी, लेकिन जितना कमाया उससे ज़्यादा तो हमने खर्चा किया। कैसे? इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, और एक्सपोर्ट यानी जो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कम सामान बेचोगे तो पैसा कम आएगा, और ज़्यादा खरीद कर लाओगे तो पैसा ज़्यादा जाएगा, तो हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ, इनकम कम हुई, तो लिबरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम नहीं ले पाए उस समय। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई इंपोर्ट्स जो थे वो बढ़े, एक्सपोर्ट्स जो थे वो उस हिसाब से नहीं बढ़े, जिसकी वजह से दूसरे देशों का हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया। कर्जा कैसे बढ़ेगा? अरे यार, मैं उस सामने वाले को 100 रुपए का सामान बेच रहा हूँ और उससे 500 रुपए का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो उसके मेरे बीच में 400 रुपए का गैप क्रिएट हो गया। अब मेरे ऊपर 400 रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉरेन डेब्ट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, फिर आती है बात किसकी? प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन हो गया, अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो? सबको प्राइवेट कर देना। जो पहले गवर्नमेंट एजेंसी चलाती थी अब वो उसको प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। तो वही लिखा है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो होता है, इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। जो पहले गवर्नमेंट चलाती थी जिन कंपनियों को, गवर्नमेंट इन कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को हैंड ओवर कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे झंडू सामूल अगर गवर्नमेंट बनाती थी, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दे, तो कोई प्राइवेट कंपनी वाले को बोलेंगे भाई तुम लोग अब से ये साबुन बनाना, हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उसमें अब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट ना करके प्राइवेट कंपनियों को कहती है आप इन्वेस्ट करो, आप इस कंपनी को चलाओ। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके बताए। पहला, अच्छा, फॉरली दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो पहले गवर्नमेंट के लिए खाली रिजर्व था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उस कंपनियों को चलाएगी, अब वो कंपनियां प्राइवेट लोग भी चला सकते हैं। इस तरह का सिस्टम ला दिया गया प्राइवेटाइजेशन में। फिर स्टेट कीप्स द ओनरशिप of state-owned companies under its control and gives the charge of management to private companies। इसमें यह भी होता था कि गवर्नमेंट की जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, क्या है? ओनरशिप, मालिक तो अभी भी गवर्नमेंट रहेगी, पर उसके मैनेजमेंट का काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी। ठीक है, ऐसा होता है कई बार। जैसे अगर आप कई बार पासपोर्ट बनवाने गए होंगे, तो पासपोर्ट ऑफिस में पूरा वो तो जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो हैंडलिंग करती है, डॉक्यूमेंट का सारा डिटेल उनके पास ही जाता है, लेकिन इसको काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने टाटा को काम दे रखा है, टीसीएस को काम दे रखा है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो प्राइवेट कंपनी है, तो सारा मैनेजमेंट वो कर रही है, पर अल्टीमेटली पासपोर्ट इशू कौन करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। तो यहाँ मालिक कौन है? गवर्नमेंट ही है, और मैनेजमेंट का काम दे दिया उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर कई बार ये भी होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट अपने हाथ में रखती है और ओनरशिप प्राइवेट कंपनियों को दे देती है। अब ये कैसे कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंपनी के ना शेयर्स मार्केट में लिस्ट कर देगी और प्राइवेट कंपनियों को बुलाएगी, भाई तुम लोग इतना खरीद लो, तुम लोग इतना खरीद लो, तुम लोग इतना खरीद लो। तो मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास आ जाएगा, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए लोग गवर्नमेंट हायर करेगी, उसको चलाएगी गवर्नमेंट। तो ये भी होता है, दोनों तरह से करते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कई बार होता है कि मालिक खुद रहती है और मैनेज करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को दे देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मालिक प्राइवेट एजेंसीज को बना देते हैं और चलाती गवर्नमेंट है। दोनों तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब पार्टनरशिप कर ले रहे हैं एक तरह से, ऐसा समझो। और कई बार तो कंप्लीटली पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियां चलाएं, वो भी होता है। फिर प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब आम आदमी भी बिजनेस कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर्स भी बड़े बड़े कंपनियों को खोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी तो प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कि वही फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ? कैपिटल इंटेंसिव मतलब रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट,
जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे मान लो कोई ऑयल रिफाइनरी खोलनी है आपको, ऑयल रिफाइनरी आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस की है जामनगर में, ठीक है। तो वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, इस तरह का सेटअप खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो जब प्राइवेट एजेंसीज आ गई ना मार्केट में, प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तो इस तरह की जो कंपनियां थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। पहले क्या होता था, प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह के चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, तो गवर्नमेंट गिने चुने जगहों पर ये कंपनी खोलती थी। अब प्राइवेट में भी लोग खोल सकते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यानी कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को भी खड़ा करना शुरू कर दिया। इंडिया में इनके प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गए। कंज्यूमेबल कमोडिटीज मतलब जो यूज में डायरेक्ट पब्लिक यूज करती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फूड मटेरियल हो सकता है, डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हो सकती हैं जो बनती हैं, इस तरह की चीज़ों का भी प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी बढ़ गया। फिर वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी उनकी वर्किंग भी इंप्रूव हो गई, अच्छे से काम करने लग गए। अब आपको पता ही है सरकारी कामकाज कैसा होता है, कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे तो पता ही चलता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई बार जाने के बाद वो भाई साहब बैठे रहते हैं, सर्वर नहीं चल रहा है भैया कल आना, ठीक है, इस तरह के फालतू के एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है, 2-2 घंटे लंच करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो पहले ये गवर्नमेंट एजेंसी से चलाती थी कंपनियों को, तो ऐसे ही घीसी पीटी चलती थी कंपनियां। लेकिन जब प्राइवेट एजेंसीज आ गई इसमें, तो प्राइवेटाइजेशन में भाई लोगों को डर रहता है, ठीक है, काम नहीं करूंगा कंपनी लात मार के निकाल देगी, ठीक है, निकाल देंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो प्राइवेट में लोग डर से अच्छे से काम करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ गया मैनेजमेंट कंपनियों को चलाने का, तो ये कंपनियां जो पहले अच्छे से नहीं चल पा रही थी वो भी अच्छे से चलने लग गई, बेहतर काम करने लग गई। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फिर आती है बात डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि पावर है सेंट्रलाइज्ड। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको दूसरे जगहों से पैसा मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके हाथ में पावर आ गई, ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं भाई, खूब पैसा है उनके पास, तो देखा जाए तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल ये लोग करने लग गए, मतलब काइंड ऑफ मोनोपोली जैसा हो गया, ठीक है। तो मोनोपोली वाला प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से। फिर क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे होता है ना गृह उद्योग होते हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, छोटा मोटा सिलाई बिलाई का काम करके जो कंपनी चीज़ें बनाते हैं लोग, तो इस तरह की जो छोटी कंपनियां थी इनका ग्रोथ नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों पर ही फोकस रहा प्राइवेटाइजेशन में। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है ना, तो उसका सोलो पर्पस यही होता है, आपका हो मेरा हो हम सबका यही पर्पस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आप बताओ कि आप दिन भर पापड़ बनाकर बेचो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, या महीने में एक कार बनाकर बेच दो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। महीने भर पापड़ बेचो रोज रोज, और पूरे महीने में सिर्फ एक कार बनाकर बेच दो, तो वो महीने में पूरा पापड़ बेच के जितना कमाओगे ना उतना एक कार से कमा लोगे। तो जाहिर सी बात है इंसान कार बनाएगा, ठीक है ना, कम टाइम में ज़्यादा इनकम कमाएगा। तो वो चीज़ें रह गई कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री लोगों ने इग्नोर कर दी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि लार्ज इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, छोटी इंडस्ट्री बेचारी कोने में पड़ी रह गई। प्राइजेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहे, प्राइसेस धड़ाधड़ बढ़ते चले गए प्राइवेटाइजेशन की वजह से। भाई सीधी सी बात है, मैं प्राइवेट कंपनी चला रहा हूँ, मैं कोई सामान बना रहा हूँ तो मेरा पर्पस है प्रॉफिट कमाना। मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, फिर मुझे लगा मेरे को और प्रॉफिट कमाना है, 15 में बेचने लग जाऊँगा, 20 में बेचने लग जाऊँगा। अब गवर्नमेंट जब बनाती है ना चीज़ों को, तो गवर्नमेंट पब्लिक का भला सोच के करेगी। गवर्नमेंट दाम बढ़ाने से पहले सोचेगी कि भाई पब्लिक का रिएक्शन क्या आएगा, और पब्लिक का रिएक्शन भले अच्छा है बुरा है। कई बार ये भी सोचते हैं ना, आपने देखो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं पब्लिक गाली देना चालू कर देती है गवर्नमेंट को, देती है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे इलेक्शन आते हैं आपने देखोगे धड़ाम से पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक के गवर्नमेंट के अंदर डर रहता है कि पब्लिक भाई इलेक्शन में हरा देगी। तो गवर्नमेंट ना बहुत कुछ ना सोच के करती है। पहला एक तो पब्लिक का भला सोच के देखेगी, तब कीमत का आगे डिसीजन लेगी कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जैसे ट्रेन के टिकट्स अगर हम देखें तो आपने देखा होगा ट्रेन के टिकट्स पे चार्ज वो लिखा रहता है कि कुछ 35% या 45% जैसा गवर्नमेंट एक्सपेंस बेयर करती है। मतलब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपका टिकट 500 रुपये का है, तो एक्चुअली वो टिकट 500 का नहीं होता है, वो टिकट 800 रुपये तक का होता है।
पर आपसे सिर्फ 500 रुपये लिए जाते हैं। खर्चा आपके पीछे 800 का है, लेकिन आपसे गवर्नमेंट 500 ही लेती है। 300 का खर्चा गवर्नमेंट खुद झेलती है। कई चीज़ों में गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर करती है हमको, ठीक है, कि मान लो कि 1000 रुपये का सामान है तो आपको 300 रुपये सब्सिडी दे देगी, तो आपको सिर्फ 700 रुपया पे करना है, बाकी 300 गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट प्राइसेस पर बहुत कंट्रोल रखती है। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो गया, आपने एक प्राइवेट कंपनी को काम दे दिया है, तो वो ये सब थोड़ी ना सोचेगी, उसको तो यही कि भाई ज़्यादा से पैसा कमाए, पब्लिक गई भाड़ में, भाई फायदा हो चाहे नहीं हो अपने को कर लेना देना। तो इस तरह से क्या हुआ, प्राइसेस जो है ना वो बड़े तेजी से बढ़े, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रह पाए। फिर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन नाम में ही पता चल जाता है सब कुछ कि इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ देना, ठीक है। मतलब पहले आप रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस करते थे, अपने ही दायरे में रहकर काम करते थे, दुनिया के लोगों से आप कम कनेक्शन करते थे, थोड़े बहुत सामान का एक्सचेंज करना चाहते थे। लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप खुलकर दुनिया के सारे देशों से खुलकर बिजनेस करना चाहते हैं। खूब सारे सामान का एक्सचेंज होगा, लेबर का एक्सचेंज होगा। इसको कहते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ दिया। अच्छा, इसके वजह से क्या हुआ, खूब सारे गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, लेबर का एक्सचेंज होना शुरू हो गया पूरी दुनिया में। अच्छा, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। दो देशों के बीच में जो रुकावटें होते थे ट्रेड को लेके, एक देश ने बड़े स्ट्रिक्ट नियम कानून बना रखे हैं, नहीं भाई उस देश के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस पहले के समय में थे, ये रिस्ट्रिक्शंस हट गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चलो आओ मिलकर बिजनेस करते हैं सभी। फिर सच अ कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन। दो देशों के बीच में कैपिटल का एक्सचेंज, कैपिटल में पैसा होता है, लेबर होता है, ये सब होता है, इन चीज़ों का एक्सचेंज हो सके, एक देश दूसरे देश में पैसा लगा सके बिजनेस के लिए, है ना। हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे देश की हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ कंपनियां खोल रहे हैं। अब वो लोग हमारे यहाँ कंपनियां खोलेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सब होगा कि नहीं होगा। हम भी दूसरे देशों में जाकर बिजनेसेस कर रहे हैं, वहाँ कंपनियाँ खोल रहे हैं, ठीक है। और गुजरात का तो मतलब दुनिया भर में फेमस है गुजरात के लोग बिजनेस के लिए, तो है ना। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ गुजराती बिजनेसमैन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल एक्सचेंज होने लग गया, ऑब्स्टेकल्स हट गए दोनों देशों के बीच में। फिर क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, आजकल ये भी होता है कि हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं किसी दूसरे देश से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ये मिग एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास, एयरफोर्स के पास, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के पास। तो ये जो मिग एयरक्राफ्ट्स हैं, सुखोई है हमारे पास, ठीक है। अभी हाल में हमने राफेल लिया था, ठीक है। तो जैसे राफेल है, राफेल फ्रांस से लिया था हमने, उससे पहले हमारा सुखोई हमने रशिया से लिया था। सुखोई रशिया बनाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले तो हमने उनसे एरोप्लेन्स खरीदे, फाइटर प्लेन्स खरीदे, उसके बाद हम उनसे टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं ताकि हम बनाएं, ठीक है। टेक्नोलॉजी खरीदने का मतलब क्या, कि उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो पूरी चीज़ें हम सीख लेते हैं उस दूसरे देश से जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है। उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं, ठीक है। उसको पैसा देंगे, बोले भाई हमको सिखाओ, हम सीख लेंगे, अब हम खुद बनाएंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस भी कई देशों के बीच में होना आसान हो गया। पहले रुकावटें थी, वो रुकावटें हटा दी गई। फिर है क्या, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर। अब दुनिया भर के देश एक दूसरे से लेबर एक्सचेंज कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे देश, मतलब हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे यूएस में, कनाडा में, दुबई में, कई जगह पर जा जाकर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। वहाँ के भी लोग इंडिया में आकर काम करते हैं, पर हमारे यहाँ कम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही इतनी पॉपुलेशन है, किसको किसको नौकरी दें यही ठिकाना नहीं है, दूसरे वालों को क्या देंगे। लेकिन फिर भी देते हैं हम थोड़े बहुत लोगों को। पर हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे दूसरे देशों में बसे हुए हैं, जाके नौकरियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर एक्सचेंज बहुत आसानी से होने लग गया देशों के बीच में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर आती है बात एडवांटेजेस की, ठीक है। देखो ये इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो इंप्रूवमेंट जब बोलें तो ये पॉइंट्स लिखना, हालांकि ये भी एडवांटेजेस ही हैं देखा जाए तो एक तरह से, बट फिर भी टेक्स्ट टू कलर जो लिखा है भाई उस हिसाब से लिखना, ठीक है। तो ये क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एंड दिस इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इज एनकरेज्ड। FDI बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो, ठीक है। तो FDI में क्या होता है ना, कि कोई भी देश
दूसरे देश में जाकर पैसा इन्वेस्ट करता है, वहां कंपनी खोलता है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इससे दोनों देश का फायदा होता है। जिस देश में वो कंपनी खोल रहा है तो उस देश के लोगों को मतलब जॉब मिलेगी, वहाँ के लोग उसमें से इनकम कमाएंगे तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। दूसरा ये, जिस देश ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसको भी तो फायदा होना चाहिए। मैं वहाँ पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को फायदा नहीं, खाली वहाँ का फायदा होगा ना, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा अच्छा खासा, वो प्रोडक्शन में खाली वहीं नहीं बेचूंगा, दुनिया भर में बेचूंगा, तो ज़्यादा एरिया से मेरा प्रोडक्शन होगा, वहाँ भी होगा, अलग जगह पे भी होगा, बेचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सामान, मेरा इनकम बढ़ेगा। जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल इंडिया में आईफोन का प्लांट डाल रहा है, ठीक है, क्यों डाल रहा है भाई, कि भाई इंडिया में बहुत डिमांड है आईफोन की, ठीक है, तो लोग क्या है ना महंगे महंगे दाम में खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। कई बार सुना है कोई दुबई चला गया, सुनते हैं लोग कि दुबई में कम दाम है, तो लोग भाई वहाँ से मंगवाते, भैया मेरे लिए क्या आईफोन लेते आना, इतना क्रेज़ है हमारे यहाँ। तो भाई उसको पता चला भाई इंडिया इतना बड़ा बिजनेस है, इतना पॉपुलेशन है, 130-140 करोड़ लोग हैं भाई, और लोगों के अंदर क्रेज़ बड़ा है, तो आओ यहीं बनाओ। टेस्ला का सुना आपने, टेस्ला इंडिया में आ रहा है बनाने के लिए, टेस्ला कार बनाएगा, तो डिमांड है यहाँ पर, तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी बनाएगा, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हम भी खुश, और उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है वो भी खुश, उसको भी पैसे मिल रहे हैं खूब सारे। तो इस तरह से FDI का इंकरेजमेंट होता है जब ग्लोबलाइजेशन होता है। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। वही बात हो गई भाई, यूएस डेवलप्ड कंट्री है, आईफोन उसकी कंपनी है भाई, वो बनाता है, फिर टेस्ला यूएस में बनता है, तो इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है, इंडिया में भी लोग यूज़ करने लग गए हैं। BMW, ऑडी, ये सब दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स हैं, हम भी तो यूज़ कर रहे हैं ना। कैसे पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बनता भले दूसरे देश में है, डेवलप्ड कंट्रीज में, उनके जैसी चीज़ हम भले नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ लोगों को यूज़ करना है तो हम खरीद जरूर सकते हैं। क्यों पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। फिर अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना के फ़ोन से भैया, ठीक है, जम के इंडिया में चलते हैं चाइना के फ़ोन। पहले देखोगे ना तो वो नोकिया का इतू सा डिब्बा आता था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आता था नोकिया का 6-6, 7-7 हज़ार का। आज अब चाइना का फ़ोन खरीदो 6-7 हज़ार में, तो उसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा दे देते हैं, 8 GB रैम दे देते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि वो 8,000 में तुमको रोबोट भी पकड़ा देंगे चाइना वाले, कोई भरोसा नहीं उनका। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो दूसरे देशों में बनती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। डेवलप कंट्री की चीज़ें भी डेवलपिंग कंट्रीज में अवेलेबल हो जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल लेवल। अब दुनिया भर में कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा किसी देश से कॉम्पिटिशन है, एक सामान हम भी बनाते हैं और वो देश भी बनाता है, ठीक है, दोनों इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचना चाहते हैं, पर दूसरा देश जो है उसकी टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, तो वो सामान सस्ते में बनाता है और हमसे अच्छी क्वालिटी का बना रहा है, तो लोग उसका सामान खरीदेंगे, हमारा तो खरीदेंगे नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया कि मुझे होने लग गया नुकसान, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। कैसे? मैं एक दूसरे देश से डील करूँगा जिसकी टेक्नोलॉजी इस वाले से भी अच्छी होगी, ठीक है, तो मैं उससे टेक्नोलॉजी खरीद लूँगा, मुझे नॉलेज मिल गया, स्किल मिल गया, अब मैं सामान बनाऊंगा इससे भी अच्छी क्वालिटी का, और अब मेरा सामान भी बिकने लग जाएगा। समझे? तो कंपटीशन हम फेस कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी कंपटीशन में खड़ी हो सकती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। फिर आती है बात डिसएडवांटेजेस की। जितना उम्मीद था कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से गरीबी जितनी दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उतना फायदा हुआ नहीं है भैया। फिर क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। ज़्यादा फायदा उठाया किसने? डेवलप्ड कंट्रीज में। यार ये तो सिंपल सी बात है, जो पावरफुल है ना वो तो फायदा ही उठाता है, ज़्यादा उसी को फायदा उठाता है। हाँ, कम पावरफुल बेचारा थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता है, उसका भी फायदा होता है, बट उतना फायदा नहीं होगा कि वो बड़े वाले को गिरा देगा। भाई सीधी सी बात है, लॉ ऑफ नेचर है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खाती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि वो छोटी जाके बड़ी को निकल गई, बड़ी ही छोटी को निकलती है। तो वो तो कुछ भी कर लो, फायदा बड़े वालों को ही होना है, तो भाई वो होना ही था। तो डेवलपिंग कंट्रीज को उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना डेवलप कंट्रीज को हुआ, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज बेचारी उतना एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाई। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट, वही बात, बड़ी मछली छोटी मछली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फायदा हुआ। फिर बनाया गया WTO।
WTO कब बना? 1 जनवरी 1995। याद रखना, पूछते हैं MCQ में। 1 जनवरी को, ऐसे न्यू ईयर ही है भाई, और 1995 साल याद रखो, डेट तो ऐसी पता चल जाएगा, साल के पहले दिन बना दिया था। कौन बनाया था, किसने बनाया था? मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के जो पार्ट है, जो देश, उन देशों ने मिलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखो, ज़्यादातर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं ना, इंटरनेशनल एजेंसीज जो पूरी दुनिया के साथ डील करती हैं, सबका ज़्यादातर लोगों का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा, स्विट्जरलैंड में ही है। अब ऐसा क्यों है भैया? मुझे तो क्या लगता है, स्विट्जरलैंड है बड़ा सुंदर देश, ठीक है, तो ये सब मिलकर इसीलिए वहाँ खोल देते हैं कि भाई साल में कभी एक बार मीटिंग करने के लिए तो जमा होना ही रहता होगा, उसी बार स्विट्जरलैंड घूम लेंगे, सब चालू लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा WTO के ऑफिस का फोटो निकाल के लाया हूँ मैं गूगल से, ठीक है, हेडक्वार्टर का। इट्स ऑब्जेक्टिव्स, WTO क्यों बनाया गया, उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में जो कमियां आ रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम की वजह से 4-5 देश आपस में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम को हमें हटाना है। WTO उसको एनालाइज करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, सब लोग मिलकर अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री। कई बार कुछ देशों ने अपने यहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर की कंपनी आपके यहाँ अच्छा काम करती है तो आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि भाई दूसरे देश की कोई कंपनी अगर हमारे यहाँ आ गई, बड़ी कंपनी, तो वो तो बड़ी है, हमारे देश की कंपनी को वो खा जाएगी, उसका बिजनेस खत्म कर देगी। तो हम क्या करते हैं ना, प्रोटेक्शन पॉलिसीज बना देते हैं कि फर्टिलाइजर वाले में दूसरी देश की कोई कंपनी नहीं आ सकती इंडिया में। तो इस तरह के इस तरह का मतलब खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज होती हैं, तो अलग अलग देश अपने यहाँ प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये WTO का करता है, उन प्रोटेक्शन पॉलिसीज को एनालाइज करता है कि भाई इसमें कमी है, इसकी वजह से ये तो ये सोच रहा है इस टाइम पे कि इसका फायदा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इसको नुकसान हो सकता है। तो WTO उसको सजेशंस देगा कि भाई ये जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है आप इसको कुछ चेंज करो, मॉडिफाई करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। पूरी दुनिया, अब ये WTO की मीटिंग होती है, साल में सब लोग जमा होते हैं, और पूरी दुनिया को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, सब लोग मिलकर कैसे ग्रो करेंगे, इस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। उसके बाद एक पॉलिसी बनाई जाती है, पूरे दुनिया के देश मिलकर एक पॉलिसी बनाते हैं कि हम सब इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कौन करता है? WTO इन सब देशों को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर हमने जो पॉलिसी अपनाई है पूरी दुनिया ने मिलकर, उस पॉलिसी पे हम सब मिलकर कैसे काम करेंगे, इस पर कौन ध्यान देता है? हमारा WTO। फिर ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब मान लो 2-3 देश हैं आपस में कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड को लेके कुछ झगड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, भाई तुमने कम पैसा दिया है, ठीक है, इतना का बात हुआ था, इतना ही दिया, ऐसा कुछ झगड़ा बगड़ा कुछ भी इशू हो गया, तो वो डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कौन करता है? WTO करता है। फिर बात आती है फंक्शंस, ठीक है, ये करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, लिखा तो ऐसे ही जैसे फंक्शन है, पर ये सब किया जाएगा, इस उद्देश्य से बनाया गया था, बना तो दिया गया, उसके बाद काम क्या करने लग गया वो। WTO करता है क्या? सेटअप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड। देश आपस में जब ट्रेड करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए ना, कि भाई ऐसे बिना मतलब का कुछ भी कर रहे हैं तो झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये झगड़े और प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। तो ये नियम कानून कौन बनवाता है? ये WTO बनाता है कि सारे देश आपस में मिलकर बिजनेस कैसे करेंगे, उसके नियम कानून तय करता है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। कई बार क्या हुआ, कई देश मिलकर आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो भावताओं को लेकर प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को इतने में दे दो, वो बोला नहीं मैं तो इतने में दूंगा ही नहीं, मेरे को तो इतने में ही बेचना है। होता है ना, जैसे कई बार दुकान पे सामान लेने जाते हो गए अपने मम्मी लोग के साथ, तो मम्मी लोग का तो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा लेने का, सामने वाले अंकल बोले दुकान वाले कि 1000 रुपये का है, तो मम्मी लोग सीधा बोलती है 500 रुपया दूंगी, ठीक है, सीधा आधे दाम पे आ जाते हैं। तो उस तरह का नेगोशिएशन वगैरह, तो फिर वहाँ बात करते हैं ना आपकी ना हमारे, चलो 700 750 में फाइनल करें, तो नेगोशिएशंस होते हैं ना। तो कई देशों के बीच में आपस में ट्रेड को लेकर नेगोशिएशंस में भी कौन पार्टिसिपेट करता है? WTO मिलकर इनका भाई ठीक है तुम इतना मान जाओ, तुम इतना मान जाओ, इतने में डील कर दो, तो ये करवाता है नेगोशिएशन। एनकरेजेस अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अनबायस्ड मतलब भेदभाव के बिना इंटरनेशनल ट्रेड हो, किसी देश को ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है कौन? WTO।
फिर डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व्स देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स, जो मैंने आपको पीछे बताया। अलग अलग देश अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना के रखते हैं, तो ये WTO उनकी पॉलिसीज़ को एनालाइज करता है और उन्हें सजेशंस देता है कि आपकी पॉलिसी में ये कमी है, आप इसको इस तरह से चेंज कर दोगे, आपका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। फिर बात आती है इंडियन इकोनॉमी पे WTO का क्या असर हुआ। WTO के फंक्शन वगैरह देख लिए, पर इंडिया को उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ वो देखते हैं, या क्या असर हुआ, फायदा नुकसान सब देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो जब से WTO बना तब से इंडिया उसका मतलब मेंबर रहा है स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि हम बाद में जुड़े, एकदम स्टार्टिंग से अपन जुड़ गए। पहले क्या था, इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 0.5% था। बाद में WTO का मेंबर बनने के बाद हम कई देशों से कनेक्ट हुए, उनसे हमने बिजनेसेस किए, ग्रोथ हुआ हमारा, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1% हो गया, लगभग डबल कर दिया हमने, 0.5% से 1% तक हो गया। फिर WTO का मेंबर होने के बाद हमने रेडीमेड क्लोथ्स का एक्सपोर्ट खूब बढ़ाया है, ठीक है, हमारे रेडीमेड क्लोथ्स का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ा है, तो इसके से हमको काफ़ी फायदा हुआ है। फिर इंडिया हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इट्स एग्रो प्रोडक्ट्स, रेडीमेड कपड़े तो हमने खूब बढ़ा के बेचे हैं, साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी दुनिया में हमने खूब बेचा है, इसका भी हमको फायदा हुआ है। फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से इम्पोर्ट्स का जो प्रेशर था हमारे पर वो थोड़ा घटा है, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बढ़ा है, मतलब दूसरे देशों का पैसा भी हमारे पास आया है, हमारे यहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है बिजनेसेस में, नई नई कंपनियाँ खोली, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, तो कई तरह के फ़ायदे हमको हुए हैं WTO की वजह से। फिर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कई बार पढ़ा होगा साइंस में, SS में, मेरे को तो लग रहा है पिछले 3-4 साल से लगातार पढ़ ही रहे होगे, है ना। सस्टेनेबल मतलब सस्टेन कर सके ऐसा डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट नहीं कि आज जोश जोश में किया कल हवा निकल गई ना, लंबे समय तक टिके, सस्टेन करना मतलब टिक सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टिक सके ऐसा डेवलपमेंट। तो हमको क्या करना है, डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतें तो हमारी पूरी कर सके, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की जो जरूरतें हैं उनको भी, फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी जरूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, मतलब उनकी भी जरूरतें पूरी हो सकें। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हमारा आज का भी काम चल जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम बचा के रख सकें ताकि उनका भी काम चले। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, देखा जा रहा है कि दुनिया भर के देश कंपटीशन में लगे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। इस चक्कर में हम लोग ने रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से वेस्ट करना शुरू कर दिया, इस वजह से रिसोर्सेज की कमी होने लग गई। दुनिया को अब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, इतने तेज़ी से अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करने लग जाएंगे तो कुछ ही समय में सब खत्म हो जाएगा, तो बाद वाली जनरेशन बेचारी क्या करेगी, कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना शुरू की, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, ये स्ट्रेटेजीज दी गई हैं कि भाई रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ये फार्म है, फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें उनका ढंग से यूज़ करना है, ठीक है। और उन्हें सफिशिएंट टाइम देना है ताकि वो रिन्यू हो सके, रिन्यू होने के लिए जो टाइम चाहिए रहता है उनको, वो टाइम हमें उन्हें देना है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली यूज़ करना है, जुडिशियसली मतलब कम कम यूज़ करना है, ज़रूरत जितना ही यूज़ करना है, उन्हें वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। रिन्यूएबल की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल को कम कम यूज़ करना है, संभाल कर यूज़ करना है, ठीक है। तो देखा जाए दोनों ही संभाल के यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या आता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन हमें इस तरह से बनाने चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच सके। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों बचाना है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा तो अपना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह बनाओ कि रॉ मटेरियल भी पास से अवेलेबल हो जाए और जहाँ आपको बेचना हो वो एरिया भी उसके आसपास ही हो, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन आपका कम लगेगा, तो ये जो फ्यूल जलता है बहुत सारा, वो फ्यूल कम जलेगा, तो वो तो फ्यूल सब क्या है हमारे नॉन रिन्यूएबल है भाई, पेट्रोलियम तो सब नॉन रिन्यूएबल है, तो वो बचा लेंगे हम। दूसरा ये कि पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इस वजह से बोला क्या कि आप इंडस्ट्रीज़ को ऐसे चुनो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम हो, ठीक है। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट पे फोकस करना है, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, इस तरह से हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। फिर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे, अगर कोई रिसोर्स एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जा सकता है तो हमें
उस तरह से उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया क्या पता है, डैम का, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, वाटर रिसोर्स में पढ़ा होगा आपने। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जब हम डैम्स बनाते हैं तो डैम्स में पानी स्टोर कर लेते हैं, ये पानी बह के समंदर में जाता है, उसे हम रोक लेते हैं, फिर उस पानी से हम एग्रीकल्चर का काम चला सकते हैं, इरीगेशन में दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं। वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है डैम के पानी से, फ्लो करवा के टर्बाइन रोटेट करवाते हैं उससे। फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ हो जाता है, वो आगे फ्लो करेगा रिवर में तो ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल होता है, कई तरह के यूजेज हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से हर रिसोर्स का, जो रिसोर्स पहले एनालाइज करो कि कौन कौन से रिसोर्स को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उस तरह से उन्हें यूज़ करना चाहिए। फिर अब फॉर एग्जांपल जैसे आप पानी का, जैसे कपड़ा धोया है आपने, तो कपड़ा धोया हुआ पानी है ना, आप वो टॉयलेट में तो यूज़ कर ही सकते हो ना, तो इस तरह से यूज़ करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हमें कंट्रोल लगाना है कि पॉइजनस चीज़ें, कई बार इंडस्ट्रीज जहरीले केमिकल्स रिलीज़ कर देती हैं नदियों में, तो उन सब चीज़ों पर हमें रोक लगाना है, ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर क्या है, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब नॉन कन्वेंशनल है, पहले से मतलब नए तरीके के सोर्सेस हैं, इनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। ये सब पढ़ा होगा आपने यार कितने बार, ये तो मेरे को तो लग रहा है लगभग सब याद भी होगा आपको। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया भर में, इसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन होगा। पहली बार अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था कब, 1972 में, 1972 में पहला अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, स्पेलिंग गलत है इसकी, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में। तो वहाँ पर पहला अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ, दुनिया भर के लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई एनवायरनमेंट को हम बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो हमें मिलकर इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो लोगों ने अर्थ कॉन्फ्रेंस किया 1972 में, और उसके बाद से अब हर साल दुनिया भर के लीडर्स ऐसे कन्वेंशंस करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन होता है कि भाई आगे कैसे चलना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, सब देश अपने अपने यहाँ पर क्या क्या काम करेंगे उसके लिए, वो सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है। गवर्नमेंट्स ने कई एफर्ट्स डाले हैं अपने देश में इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशंस इज प्रेजेंटेड। सुना होगा आपने, कई बार इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि वो आता रहता है, लिस्ट आता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे देश के कई सिटीज़ का नाम आ जाता है, दिल्ली, मुंबई, सबका आ जाता है। तो ये ना डेटा कलेक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम कि हर देश के बड़े बड़े शहर जो हैं उनमें पॉल्यूशन का क्या लेवल है, उस पर नज़र रखी जाए और उसे पब्लिश करते रहें, ताकि लोगों की नज़र में वो आता रहे, लोग उस चीज़ पर सोचें और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो दुनिया भर के देशों के पॉल्यूशन की कंडीशन को, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रेजेंट की जाती है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। गुजरात में है जीपीसीबी, सुना होगा आपने, कई बार इंडस्ट्रीज़ में जीपीसीबी वाले रेड कर देते हैं, कंपनी पे ताला मार देते हैं कि आप बहुत पोल्यूशन कर रहे हो। ऐसे सीपीसीबी है, ठीक है, जीपीसीबी इंडिया की बात करें, गुजरात की बात करें जीपीसीबी, और सीपीसीबी हमारा सेंट्रल लेवल का इंडिया का, तो हमारे देश की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। और भी देशों ने अपने यहाँ पर ऐसे ही एक सेंट्रल लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया रखा है, और अलग अलग स्टेट्स के लिए भी उनका खुद का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इनको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम ये लोग मतलब घूम घूम के इंस्पेक्शंस करते रहते हैं कि कहीं पर कोई कंपनी गलत तरीके से वेस्ट डिस्चार्ज तो नहीं कर रही, जहरीला केमिकल तो रिलीज़ नहीं कर रही नदियों में या इन सब में, एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसेस तो नहीं रिलीज़ कर रही, तो इन सब पे ये लोग नज़र रखते हैं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाया जाने लग गया कि एक दिन तो कम से कम लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोचें। आपने देखा होगा कई बार लोग पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं 100 लोग उसका फ़ोटो खिंचवाते हैं अलग अलग पोज में, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। इंडिया में 1981 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। देखा होगा आपने कई बार चीज़ों के लिए, जैसे पीयूसी मांगते हैं ना हमारी गाड़ियों में, पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाओ। वो क्या होता है कि आपकी गाड़ी ना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रही, तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवाओ। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी गाड़ी मतलब ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, आपको चालान लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। फिर इस तरह के एक्ट्स, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, खाली गाड़ियों के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बनाई गई, सबके लिए बनाया गया।
फिर बात आती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटोरेटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देशों ने मिलकर आपस में अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि भाई उसमें एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम अब से ना ऐसा काम करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। जैसे कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन, आपने सुना था बीच में बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो गया था वो CFCs की वजह से, तो सारे देशों ने मिलकर CFC पर बैन लगा दिया कि भाई CFC कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे, इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए अग्रीमेंट्स सारे देशों ने मिलकर साइन किया है। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चैप्टर हो गया है खत्म, फटाफट रिवीजन कर लेना। बहुत सारे लोगों के हाल में एग्जाम्स भी होंगी, तो आपके एग्जाम में ये चैप्टर कितना हेल्पफुल हो गया, ये वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नई वीडियो लेके जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।